चलिए बच्चों बच्चों तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय उस कॉन्सेप्ट की फीलिंग पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट की फीलिंग पकड़ जाओगे तो आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। जैसे जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी तो हमने उसकी फीलिंग पकड़ी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। फिर हमने अपने दिमाग में खुद क्वेश्चन देखे कि अरे अगर साइज बढ़ रही है तो कम एनर्जी लगेगी, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा लगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ग्रुप में जाके साइज बढ़ती है इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, पीरियड में जाके साइज घटती है इसलिए एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और फिर एक्सेप्शन तो बच्चों ध्यान ही रखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ आपको, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय उसकी फीलिंग पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वह कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। और अगर आप फीलिंग पकड़ गए तो आप ये मान लीजिए आप आंसर लिख आओगे पक्का। आप जो भी देख रहे हो उसको समझोगे और समझोगे कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, वो कराओगे आप। बोर्ड लेवल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि क्वेश्चन के आंसर बने रहते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखवा देंगे उसी में से आता है। लेकिन उसके बाद फिर यही काम करता है आपका इंटेलेक्चुअल। फिर इस बात से मतलब नहीं करता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली, इस बात से मतलब पड़ता है कि आपको कितना समझ में आया और कितना कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपको मैथ आती है, आपको लॉग सॉल्व करने आते हैं, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन सा इंटीग्रेशन आ गया कौन सा डिफरेंशिएशन। अगर आपसे सॉल्व करते बनता तो आप सॉल्व कर जाओगे। अगर आपसे डिवाइड आता है तो हम कितना भी बड़ा नंबर दे देंगे, आपसे डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही है कॉन्सेप्ट का, यही चलता है। अब हमने कल स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ते समय आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये बस चेक करना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप उसे ज़बरदस्ती इंटर करा रहे हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आई? ये बात आपको चेक करनी है हर बार। हमने कल आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब भी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो फिर आपको, अब जैसे हम सीधे दौड़े चले जा रहे हैं, ठीक है, तो हम में और सामने वाले में वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, जे है, ये हम इसको पकड़ रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हम दोनों में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन मान लो अब हम कहीं बहुत भीड़ भाड़ है, हम अब जगह ही नहीं है, तो अब ज़बरदस्ती हमें इंटर कराया जाएगा, तो उसको हमें अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप अगर अट्रैक्ट हो रहा है, फीलिंग पकड़नी है आपको, तो आप समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो आपको फिर इंटर कराना पड़ेगा, और अगर आपको इंटर कराना पड़ेगा तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एंडोथर्मिक। कल हमने डेफिनेशन लिखी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक सिमिलरिटी क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में ही इंटर कराते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की और इलेक्ट्रॉन इंटर करने की प्रोसेस एटम की न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस स्टेट में होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक ये वाला डाउट नहीं था कि कब एक्सो कब एंडो, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक। अच्छा, वो भी एनर्जी थी, ये भी एनर्जी है, तो यूनिट तो दोनों की सेम रहेगी। हमने कल आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिखाया था, और हमने उसमें दोनों लिखे थे, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। देखिए, तो पहले इसकी यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट, देखो बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो इसकी जो यूनिट होगी वो वही होगी जो उसकी है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन सॉरी आयोनाइजेशन थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल, और किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये यूनिट है।
और बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कन्वर्जन के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए सुभी, सिर्फ सुभी बोलेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना होता है सुभी? 1.602 बहुत बढ़िया, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। 1.602 to 10⁻19 जूल, दिस इज द ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 1.602 टू 10⁻19 जूल की होती है, ठीक है ना। देखो अगर हम बता दें आपको तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 टू 10⁻19 कूलाम, यही होता है ना। तो ये हो गया कूलाम, और वोल्ट, वोल्ट की यूनिट वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है जूल। तो यही दोनों यूनिट मिलके यहाँ पर जूल बन गई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही लिख देना है लेकिन यूनिट आपको जूल लगा देना है। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि 1 कैलोरी कितना होता है 4.18 जूल, है ना। ये बच्चों हमें जितना हम बार बार लिखेंगे उतना याद होगा, आप साइड में नोट करते चलें सब कुछ। चलिए बच्चों, जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती थी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर 2 निकाला फिर 3, इसी प्रकार सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है, मतलब एक ऐड किया फिर दूसरा ऐड किया फिर तीसरा ऐड किया, ठीक है। हाँ, इसमें भी 3 कर सकते हैं। डालिए हेडिंग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन अब बच्चों आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, यहाँ से स्टेटमेंट तो कोई वो वाली बात नहीं है, इसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की खास बात क्या है, ये फिक्स है बिल्कुल कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दिया जाए ना तो वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी लगेगी। अब ऐसा क्यों होता है सर, लेट्स सी, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब देखो इसमें क्या करना है, हमें पहले ये लिखना है इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जो एंथैल्पी आएगी वो इलेक्ट्रॉन जब एक के बाद एक ऐड करोगे, लेकिन सबसे सीधे डायरेक्ट हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं वो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये बात आपको याद रखनी है, हाईलाइटेड पॉइंट। ऐसा क्यों सर, ऐसा लेट्स सी, बताते हैं ऐसा क्यों। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। देखो बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जे है एक एलिमेंट, ठीक है, जे है एक एलिमेंट, इसकी फिजिकल स्टेट गैस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, ए ऐड किया हमने, ठीक है ना।
ये था एटम, ये था इसका न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने खींचा, तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्रिक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है न्यूक्लियस, तो एनर्जी रिलीज होने वाली है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो ये गैस और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एनर्जी रिलीज हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आ गई वैल्यू आपकी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो गई आपकी, ये रिलीज हो गई आपकी एनर्जी, और ये रिलीज हो गई आपकी 10 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ये अभी सक्सेसिव थोड़ी हुई, ये तो अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, अब फिर से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, फिर से ऐड कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं हम, देखो ध्यान से, ई गैसियस और ई नेगेटिव, और ए इलेक्ट्रॉन अब इस पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, अब इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्यों नहीं होगा, कहाँ है पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा, तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होने वाला, क्लियर दिख रहा है। तो हमने कहा था ना कि हमें सोचना है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तो ये खाली था, तो चलो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन आपको फील पकड़नी है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो अब आप ऐड कराओगे, ज़बरदस्ती ऐड कराओगे, ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती ऐड कराओगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो अब ये ई से बन गया E-2 गैसियस स्टेट, और ध्यान रखना ये बिल्कुल फिक्स देखा गया है हर में, कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी, जब पहला इलेक्ट्रॉन इंटर होता है तो उस समय जो एनर्जी निकलती है उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है जब आप दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, इंटर कराते हो, ऐड कराते हो, तो पक्का ही यहाँ जो आप एनर्जी दोगे वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई आपकी ए, है ना, ए इससे हमेशा ज़्यादा आने वाली है, ये आएगी पॉजिटिव 15 जूल। ये माइनस में थी, बताओ ये कैसी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक, है ना, और ये प्लस में है तो ये कैसे, एंडोथर्मिक। ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालेंगे हम फाइनली कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, देखो ध्यान से, हम यहाँ से फाइनली कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन लिखने का एक तरीका होता है, जो चीज़ दो अपोजिट साइड में सेम दिखे वो कैंसिल कर देनी पड़ती है। यहाँ दो अपोजिट साइड में कुछ सेम दिख रहा क्या, नहीं, यहाँ ई पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ ई पे -2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। यहाँ पर ई पे -1 चार्ज है और यहाँ पर ई पे -1, ये दोनों चीज़ सेम है, मतलब इनको क्या कर दें हम, कैंसिल, है ना, अपने दिमाग में कैंसिल कर लेना, या समझने के लिए ऐसे कर लो ना, ये कैंसिल हो गया, है इन दोनों में ये सेम दिख रहा था। अब यहाँ से क्या बचा, ई कौन सी स्टेट, गैसियस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कैंसिल हो गया अपोजिट साइड का। अब यहाँ से इस साइड आए, इस साइड सिर्फ क्या बचा, ई पे -2, तो जो ई ने डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए हैं, हमें ऐसा लग रहा कि डायरेक्ट लिए हैं, लेकिन हुआ क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव पे गया है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 नेगेटिव पे गया है। लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट 2 नेगेटिव लिख दिया तो हमें समझ जाना है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी हुई है। अब हमें देखना कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आती है, बताओ, -10 प्लस की 15, आंसर कितना आने वाला है, प्लस का 5 जूल। तो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक। ओवरऑल एंडोथर्मिक आ रही है कंप्लीट,
मतलब अगर हमसे कोई लिख दे ई पे 1 नेगेटिव तो हम कह देंगे एक्जोथर्मिक, लेकिन अगर कोई लिख दे ई पे -2, ई पे -3, ई पे -4, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रोसेस कैसे होने वाली है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल आएगी, ओवरऑल रिएक्शन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल के आएगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल के आएगी, तो आप ओवरऑल मतलब दोनों की ऐड करोगे, तो दोनों की ऐड करके कितनी आ रही है 5 जूल। तो प्रोसेस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। तो आपको ध्यान रखना है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक। नोट करिए। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये तो याद रखनी पड़ेगी, हमें एक्सपेरिमेंट में दी जाएंगी। मतलब हमें ओवरऑल क्या याद रखना, ये तो हाइपोथेटिकली बताई हमने आपको, लेकिन कोई भी एलिमेंट के लिए लिखी जाएगी आपकी, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो पक्का है कि पहले में निकलेगी और दूसरे में अब्जॉर्ब जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहती है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। समझ में आया सानी? क्लियर? वैष्णवी तुम्हें आ गया? कहाँ पर? एक्जू -10 जूल। प्राची की पोजीशन फिर से चेंज करें। प्राची तुम यहाँ आ जाओ फिर, यहाँ बीचों बीच, वहाँ से दिख नहीं रहा ना बोर्ड, तो वैष्णवी के बगल में चले जाओ। नहीं वहाँ अच्छी जगह है वो, इस इतने से कमरे में आगे पीछे क्या। अब्दुल कलाम जी का एक आपको वो सुना रहे थॉट, अच्छा था, बहुत प्यारा शॉट, तुम लोगों ने शायद सुना होगा, बताओ। तो वो तो अभी फिट नहीं बैठ रहा ना, अभी तो सेटिंग पर। कौन सा? किसी क्लास के जो सबसे अच्छे, सबसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो क्लास की सबसे पीछे की बेंच में बैठे भी मिल सकते हैं। उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, कि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा आगे ही क्यों बैठते हैं, तो फिर उन्होंने बताया था कि हाँ, कि ये इस पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, क्लास के सबसे पढ़ने वाले बच्चे सबसे पीछे, ये नहीं कह रहे वो कि होंगे ही, लेकिन पीछे भी हो सकते हैं। इस देश के अधिकतर महान लोग बड़े बड़े महलों से नहीं निकले हैं, गरीब गरीब कुटियाओं से निकले हैं, ये बात ध्यान। अब हम ये नहीं कह रहे कि अमीर लोग महान नहीं हैं, बहुत सारे अमीर लोग महान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे महान लोग हैं जो अमीर हैं, लेकिन रेशियो अगर निकालोगे तो गरीब कुटिया से जो निकला है वो ज़्यादा है। रीज़न है जो तकलीफ सहता है उसको ज़्यादा, कहते हैं हीरा उतना ही चमकेगा जितना तपेगा, लोहा उतना ही लाल होगा, उतना ही शुद्ध होता जाएगा। सबसे शुद्ध सोना कौन? जितना ज़्यादा तपेगा उतना शुद्ध सोना होगा। तो ये है। तो अब देखो, सुनी सुनाई बातें तो हम भी नहीं विश्वास करते, लेकिन इतने काबिल व्यक्ति है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, जब राष्ट्रपति बन के APJ अब्दुल कलाम गए थे, यादगार भाषण है उनका, पूरा आपका ब्रिटेन की पूरी संसद खड़ी हो गई थी उनके सम्मान में, एक तरफ एक। और उनका लास्ट वाक्य क्या था? लास्ट वाक्य मतलब जीवन यात्रा का लास्ट नहीं, वहाँ ब्रिटेन की संसद में उनका लास्ट वाक्य क्या था? जीवन यात्रा तो उनकी कुछ साल पहले एंड हो गई, बताओ लास्ट वाक्य क्या था? अब तुम लोग तो बोल सको, कभी दिया कभी बाती, ससुराल से मर का, नागिन, पिशाचिनी। हमें सब पता सारे। इसका मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि हम सारे सीरियल देखते हैं। पिशाचिनी, ससुराल से मर का, शेर गिल शेर दिल कल से चालू हुआ।
शेर दिल कल से चालू हुआ, और इस शनिवार से बिग बॉस चालू होना है? बिग बॉस लड़ाई देखना हो, बिना मतलब के कैसे चिल्लाओ जाग, अचानक कैसे लड़ने, नहीं वो जैसे आपको कभी भी अचानक बैठे बैठे कैसे किसी से लड़ने, वो सिखाया जाता बिग बॉस में, कि मतलब अचानक भूत कैसे चढ़े, कैसे चिल्लाने, चिल्ला वो सीखना तो बिग बॉस से। नहीं वो अचानक ऐसे सूत में से उठे जाके लड़न लगे। ब्रिटेन की संसद में उन्होंने ही कहा था, पूरा इंग्लिश का पूरा जो उनका सेंटेंस था तो वो तो नहीं बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा था, लेकिन उसका हम थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। मे गॉड ब्लेस यू फ्रॉम ऑल इंडियंस, मेरे भारत के सभी 130 करोड़ लोगों की तरफ से आपको भगवान का आशीर्वाद हो, ये उनने कहा था, ये लास्ट बात था उनका वहाँ पर। और जैसे ही उन्होंने बोला 5 मिनट तक तालियां बजी, घर संसद की दीवारें ना गिर जाने लग रही थी। सम्मान देखो एक व्यक्ति का सम्मान कितना है, तो ये सम्मान वाली हार्ट अटैक वजह से। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो पहला ये निकला, तो ये ऐसे तो महान लोगों से सीख सकते हो। आप लोगों ने तो देखा भी है उन्हें, ठीक है, आप लोग बहुत लकी है कि हमने उनको देखा है। आप भविष्य में उनकी कहानी, जैसे हम लोग किस सुनते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की कहानी, हमारे नाना लोगों ने देखा है ये सब चीज़, ऐसे ही हम लोगों ने भी कम से कम उनको देखा तो है। चलिए, तो तमाम को तो वो देख रहे हैं, सलमान खान, रणबीर कपूर का चल बच्चों, चलिए अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो नहीं, वो भी मेहनत तो करते ही हैं, वो भी काम करते हैं, पर लेकिन सच्चे हीरो नहीं, मतलब काम करते हैं, हमारे आप जैसे हैं वो भी ना। उनको जितना वो सम्मान मिलता है, उससे ज़्यादा सम्मान एक शिक्षक को मिलना चाहिए, एक डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। जैसे वो कहीं से निकल जाए तो ऐसे भीड़ भाड़, एक शिक्षक निकले सच्चा तो इतनी भीड़ होनी चाहिए, एक डॉक्टर निकले तो इतनी भीड़, इतना सम्मान शिक्षक को, टीचर को मिलना चाहिए, है ना, जो देश के सब निर्माता है। लेकिन आजकल के लड़का का गाना बजाने और डांस करने का जो समझ में नहीं आ, वो चकने हैं बस। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे पूछ लें, ओ गया O-2 में, अब आपसे पूछ ले कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, एक्जो की एंडो, आँख मीच के बतानी है कि ये कैसी होने वाली है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाली है, पॉजिटिव ऑलवेज। पर समझ में आई कि ये सक्सेसिव कैसे है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, है ना। ऐसे आपको ध्यान रखनी है आपको। जैसे हमें लिख दे फॉस्फोरस -3 में जा रहा है, तो ये कैसी होगी, एंडो, है ना। नोट कर लीजिए। आज कौन सा खास दिन है, किसी को पता है क्या? तो क्या भगत सिंह जी की क्या पुण्यतिथि की जन्मदिन, जयंती है कि पुण्यतिथि है? जयंती और पुण्यतिथि में फर्क समझते हो, बताओ। जयंती मतलब जन्मदिन, पुण्यतिथि मतलब स्वर्गवास। आप बताओ, हमें नहीं पता। हाँ, तो हमें भी नहीं पता, हमें पता तो हम आपसे क्यों पूछते। तो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाएगी, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। टाली हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन
enthalpy, factors affecting electron gain enthalpy, factors affecting electron gain enthalpy। तो देखिए बच्चों, पहला फैक्टर देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा मतलब उतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होनी है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो फिर वो एनर्जी रिलीज ना होकर देनी पड़नी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, ज़्यादा ENC है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी जितनी बड़ी साइज है। सही बात बोल रहे ना, अगर साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या? हाँ सोचो बताओ, नहीं कर पाएगा। रीजन, अगर साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना वही इलेक्ट्रॉन गेन। आपको सोचना हमेशा अट्रैक्शन में है कि इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आएगी, नेगेटिव, और अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप अगर दोगे तो फिर वो पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखिए। तो एटॉमिक साइज के। और अगला देखो थर्ड, ये भी बहुत फेमस है, थर्ड वाला, इससे खूब क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि S में 2, P में 3 या 6, D में 5 और 10, F में 7 और 14। क्या ये बात सही लिखी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्सली होगी? मतलब देखो, जब भी आप आपको सोचना हमेशा इसमें है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम हमेशा ये सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें हमेशा सोचना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। क्या ये बात सही है? सही है। जैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वैसे भी ऐड करना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए एक सीट में 2 लोग बैठे हैं और बड़े वो स्टेबल होके बैठे हैं, ठीक है। तीसरा अगर वहाँ बैठने की कोशिश करेगा तो उसको बैठने नहीं देगा, अगर वहाँ से अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। अभी 3 बढ़िया सिमेट्रिक रूप से बैठे हैं बढ़िया आराम से, अब चौथा इसमें एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि ये एंटर ना करे। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। और मान लो फुल फिल्ड हो गया, फिर तो आप समझ ही रहे हो क्या हाल होना है इसका, है ना। फिर तो असंभव वाला केस हो गया, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही कम अट्रैक्ट होगा, और अगर अट्रैक्ट नहीं होगा तो एनर्जी निकलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आया? साइज बड़ी है तब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। ये आपको हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है तो आपको पढ़ते समय यही थिंक करना है कि अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी निकलनी है एक्सोथर्मिक, और नहीं हो रहा है तो फिर ऐड कराओ, तो फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एग्जाम्पल लिखना ना, S में 2, P में 3, P से D5, D10, 7। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन